नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल आरपी कैरियर क्लासेस में। और मैं मनीष कुमार मिश्रा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि हम जानते हैं कि हम यहां बातें करते हैं इस प्लेटफॉर्म पे झारखंड पुलिस प्रतियोगिता परीक्षा के बारे में, उसकी तैयारियों के बारे में। और जैसा कि मैं अपने वायदे के मुताबिक हर वीडियो में आपके लिए कुछ जरूरी सवाल लेकर आता हूँ। मैं उसे बताता हूँ कि उसे कैसे सॉल्व करना है, कैसे उसके सही उत्तर का चयन करना है, कैसे हम अपने परीक्षा के फल को बेहतर बना सकते हैं, इसके बारे में चर्चाएं होती हैं। तो आज भी मैं आपके लिए कुछ सवालों का जत्था लेकर आया हूं। मैं उसे बताऊंगा कि कैसे उसे हम सॉल्व कर सकते हैं, उसका सही उत्तर का चयन कैसे किया जा सकता है। तो आइए चलते हैं सवालों की ओर और देखते हैं कि कैसे कैसे सवाल से सामना होने वाला है हमारा इस प्रतियोगिता परीक्षा में, और कैसे हम उसे हैंडल कर सकते हैं, कैसे उसे हम सॉल्व कर सकते हैं, उसके सही उत्तर का चयन कैसे कर सकते हैं, व्याकरण की त्रुटियों को कैसे सुधारा जा सकता है, किस प्रकार से उसका हम सही परख कर सकते हैं। तो आइए चलें सवालों की ओर। जैसा कि हमारा पहला सवाल है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए वाक्य में कुछ त्रुटियां हैं। त्रुटियों का अर्थ है कुछ गलतियां हैं। अब गलतियों के बारे में क्या है कि त्रुटियों वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उसके अनुरूप अक्षर ए बी सी को चुनिए। यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो डी का चुनाव कीजिए। यानी इसमें 3 स्टेप में है, वाक्य को 3 स्टेप में लिखा गया है। जैसे पहला स्टेप है मैं का, दूसरा है संध्या का, तीसरा है कि समय उतर गया था, और चौथा है ऑप्शन आपका कि इसमें कोई त्रुटि नहीं है। लेकिन त्रुटि को पहले हमें छांटना है। तो हमें कैसे पता चल सकता है कि त्रुटियां क्या है? जैसे वाक्य को मैं एक बार फिर से पढ़ता हूं कि मैं कल संध्या काल के समय उधर गया था। अब यहाँ पर त्रुटि क्या है, सो देखिए कि जब बात की गई संध्या, संध्या यानी काल का बोध करा दिया गया तो कि संध्या का समय गया था, तो फिर उसमें काल को जोड़ना उचित नहीं था। मेरी बात पर गौर करेंगे कि जब वाक्य में संध्या समय की चर्चा कर दी गई, यानी आपको काल बता दिया गया, फिर उसमें हमें काल को ऐड करना, जोड़ना, ये उचित नहीं था। इसलिए इस ऑप्शन में संध्या काल, जो हमारा ऑप्शन है संध्या काल, इसमें त्रुटि है। तो हम यहाँ पर चयन करेंगे संध्या काल, यानी जो ऑप्शन दो हमारा है उसमें त्रुटि है, तो हम संध्या काल को चुनेंगे। क्योंकि अगर इसका हमें विश्लेषण करना पड़े तो हम कह सकते हैं कि जब काल की चर्चा की गई कि प्रातः या संध्या या रात्रि या दोपहर, तो उसके बाद हमें उसमें काल जोड़ने की जरूरत नहीं थी। इसलिए सही ऑप्शन हमारा है 2। इसका ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है मैंने विद्यालय जाना है, वाक्य में अशुद्ध अंश क्या है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि मैंने का अर्थ हो गया कि कर्ता किस कार्य को कर रहा है, मतलब कर चुका है। तो मैंने यह काम किया, मैंने उसे देखा, मैंने उसके साथ खेला। तो ये इस तरह का जो वाक्य हैं जो भूतकाल में लिखे जाते हैं। लेकिन मैंने विद्यालय जाना है यानी ये भविष्य काल की बात है। विद्यालय जा रहा नहीं है, वर्तमान में नहीं है। विद्यालय गया नहीं है, विद्यालय जा चुका नहीं है, गया था भी नहीं, जाना है। यानी अभी वो गया नहीं है विद्यालय, उसे जाना है, भविष्य काल की बात है। तो यहाँ पर जो अशुद्ध वाक्य है, यहाँ मुझे विद्यालय जाना है, सर्वनाम लगना चाहिए था कि मुझे विद्यालय जाना है। और यहाँ पर चर्चा कर दी गई कि मैंने विद्यालय जाना है, इसलिए त्रुटि यानी गलतियां पहले पद में है कि मैंने, यहाँ मैंने विद्यालय जाना, यहाँ जबकि शुद्ध होना चाहिए था मैंने का सर्वनाम शब्द मुझे, सर्वनामिक शब्द मुझे प्रयोग होना चाहिए था, तब वाक्य हमारा सही होता, जो कि मैंने लगाने की वजह से ये त्रुटि में आ गया। तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा नंबर 1, यानी मैंने। अगला सवाल है निम्नलिखित में से त्रुटि रहित वाक्य का चयन कीजिए। ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ हमें चयन करना है त्रुटि रहित। त्रुटि रहित का अर्थ मतलब आप जानते हैं कि जिसमें त्रुटि नहीं हो, गलतियां नहीं हो, वैसे वाक्य को छांटना है। जैसा कि वाक्य हमारा है उनके गुप्त रहस्य प्रकट हो गए, तो उनके गुप्त रहस्य प्रकट हो गए, इसमें त्रुटि क्या है कि जब वो रहस्य है यानी वो गुप्त वाक्य है, गुप्त वस्तु है,
जो रहस्य बना हुआ है वो प्रकट हो गया। तो यहाँ गुप्त और रहस्य दोनों का जो मिश्रण है ये वाक्य को त्रुटि युक्त बनाता है। मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। यहाँ पर मध्यकालीन युग में कला की उन्नति हुई, कलाओं की नहीं, ऐसा नहीं लिखना चाहिए था, कला की उन्नति हुई ऐसा लिखना चाहिए था। तो कलाओं जो शब्द है इसमें त्रुटि आई। मुझे कानहीपुर जाना था, तो मुझे कानहीपुर जाना था, कानपुर ही जाना था ऐसा लिखना चाहिए था, जो गलती से कानहीपुर लिखा गया है, यानी इसमें भी त्रुटि है कि कानहीपुर जाना था, ये त्रुटि है। यहाँ लिखना चाहिए था कि कानपुर ही जाना था। समर रोज गाने का रियाज करता है, समर रोज गाने का रियाज करता है, ये वाक्य बिल्कुल स्वच्छ है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। तो हमें छांटना है कि जिसमें त्रुटि नहीं है वैसे वाक्य को, इसलिए हम इसे छांटेंगे नंबर 4 को, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है, इसलिए सही ऑप्शन हमारा होगा 4। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें हमें देखना है कि जो हम चंद्रमा को किन किन नामों से जानते हैं। तो चंद्रमा को कई नामों से जाना जाता है। इसमें जो हमारा है तो मृगान, इंदु, विधु, कुंतल। तो मृगान चंद्रमा का पर्यायवाची है, इंदु है, विधु है, लेकिन कुंतल नहीं। कुंतल का मतलब बाल होता है, इसे हम केश भी कर सकते हैं, जुल्फ भी कर सकते हैं। तो ये 3 शब्द जो है चंद्रमा के पर्यायवाची हैं, लेकिन हमें कुछ बताना है कि जो नहीं है, इसलिए सही जवाब हमारा कुंतल है, इसलिए सही ऑप्शन हमारा 4 होगा। अगला सवाल है, निम्न में वायु का पर्यायवाची शब्द है, यानी वायु, वायु का मतलब हवा। हवा को हम किन किन नामों से जानते हैं? तो हवा को हम कई नामों से जानते हैं, समीर, अनिल, वायु, हवा, पवन, कई नामों से जाना जाता है, मारुति। लेकिन अनल, अनल मतलब आग होता है, अंबर मतलब आसमान होता है, बादल मेघ को कहते हैं, इसलिए सही जवाब हमारा है समीर, यानी समीर ही वायु का पर्यायवाची शब्द होता है, इसलिए सही ऑप्शन 1 होगा। अगला सवाल है कि कीर्ति का विलोम क्या है? तो कीर्ति का विलोम हम अकीर्ति नहीं लिख सकते हैं, ये अशुद्ध हो जाएगा। कीर्ति का विलोम अकीर्ति नहीं होगा, अब उपकीर्ति नहीं होगा और उपकीर्ति नहीं होगा, सही जवाब है अपकीर्ति। कीर्ति का उल्टा अपकीर्ति होगा, यानी कीर्ति का मतलब होता है जो हम अच्छे कार्य करते हैं, और अच्छे कार्य का उल्टा हुआ बुरे कार्य, तो उसे हम अपकीर्ति के नाम से जानते हैं, इसलिए सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा नंबर 3। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव और तत्सम से शायद आप अच्छी तरह परिचित हैं। मैं एक बार आपका याददाश्त को ताजा कर दूं कि जो संस्कृत रूप होते हैं, शुद्ध रूप होते हैं शब्दों के, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं, और जो अशुद्ध रूप होते हैं, बिगड़े हुए रूप होते हैं, जिसे हम हिंदी रूप कह सकते हैं, उसे तद्भव शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? जो तद्भव नहीं है, यानी गोद, गोद का तत्सम शब्द अंक होता है, गीध, गीध भी तद्भव यानी हिंदी शब्द है, गेंद, गेंद भी तद्भव शब्द है, लेकिन गुहा, गुहा का अर्थ जो है वो तत्सम शब्द है। गुहा को कई नामों से जाना जाता है, जैसे गुफा को भी गुहा कहा जा सकता है, और हमारे शरीर पे जो मैल जमा होते हैं उन्हें भी हम गुहा कह सकते हैं। तो इस तरह से तत्सम शब्द हमारा होता है गुहा, इसलिए सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा 1। अगला शब्द है, ताप का विलोम क्या होता है? ताप का मतलब गर्मी, गर्मी का उल्टा ठंडा, शीतल, उसको हम शीत के नाम से जानते हैं, इसलिए सही जवाब होगा शीत, सही ऑप्शन 2। अगला सवाल, सूर्य शब्द उत्पत्ति के आधार पर किस प्रकार का है? शब्द के बारे में हम लोग पढ़े हैं, तो शब्द को 3 भागों में बांटा गया है, उत्पत्ति, रचना और एक हमारा आ जाता है उत्पत्ति के आधार की दृष्टि से ये हमारा एक रूप हो गया शब्द का, दूसरा हो गया रचना के आधार पर, और तीसरा हो गया, मैं बताता हूँ, थोड़ा सा मेरे दिमाग में आ रहा है, बनावट।
तो तीन ऑप्शन है, एक शब्द के का एक रूप हो गया उत्पत्ति, दूसरा हो गया बनावट और तीसरा हो गया रचना। तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि सूर्य शब्द उत्पत्ति के आधार पर किस प्रकार का शब्द है, यानी उत्पत्ति की दृष्टि से। तो उत्पत्ति में चार ऑप्शन है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ये चार ऑप्शन है उत्पत्ति के। तो उत्पत्ति के आधार पर सूर्य, सूर्य किस प्रकार का शब्द आता है, तो सूर्य संस्कृत शब्द है। सूर्य का जब हम हिंदी शब्द ढूंढेंगे तो सूरज आएगा, दिनकर आएगा। तो इस तरह से सूर्य तत्सम शब्द कहलाएगा क्योंकि वो संस्कृत रूप है, शुद्ध रूप है, इसलिए सूर्य हमारा तत्सम शब्द होगा। इसलिए सही ऑप्शन हमारा है एक। अगला सवाल है, संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप बदल जाता है उसे क्या कहलाता है। यानी ध्यान देंगे यहाँ पर कि संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिनका हिंदी रूप करने पर वो उनका रूप बदलता है, तो उस बदले हुए रूप को हम क्या कहते हैं। सवाल बहुत सिंपल सा है, बस सिर्फ थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि संस्कृत रूप को जब हिंदी रूप में बदला जाता है तो उसे क्या कहते हैं। सवाल का मतलब यही है कि जब संस्कृत रूप को हिंदी रूप में बदलते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो अभी मैंने चर्चा किया था कि संस्कृत रूप यानी शुद्ध रूप को तत्सम कहते हैं, बिगड़े हुए यानी हिंदी रूप को तद्भव कहते हैं। तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा तद्भव। ठीक है दोस्तों, तो संस्कृत भाषा के हिंदी रूप को तद्भव करते हैं, इसलिए सही ऑप्शन हमारा होगा नंबर 3। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ शब्द है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि रूढ़ शब्द क्या होते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूं कि रूढ़ शब्द, तो रूढ़ शब्द वे हैं जिनके टुकड़े करने पर किसी पद का कोई अर्थ ना हो। यानी वैसे शब्द जिनको जब हम टुकड़े करें, यानी उस शब्द को दो भागों में बांट दें, तो ए और बी दोनों में से किसी पद का कोई अर्थ ना समझ में आता, वैसे शब्दों को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। तो इसमें से देखिए पंचांग, पंचांग को जब हम अलग करेंगे तो पंच जोड़ अंग निकलेगा, यानी 5 अंगों को हम पंचांग कर सकते हैं। पंचानन 5 जोड़ आनन, पंच जोड़ आनन यानी 5 सिर। पंचामृत 5 जोड़ अमृत यानी 5 अमृत। तो तीनों शब्द के अर्थ है, लेकिन 5 को जब हम लोग अलग करेंगे तो 5 जोड़ च मिलेगा, इसका कोई अर्थ हमारा नहीं आता। इसलिए रूढ़ शब्द कौन हो सकता है, 5। रूढ़ शब्द में 5 आएगा। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं इस बात को कि जिनके टुकड़े हम नहीं कर सके, यानी जिनके टुकड़े करने पर किसी पद का कोई अर्थ स्पष्ट नहीं होता, वैसे शब्दों को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। आगे चले, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा नंबर 2। अगला सवाल है, एक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। एक यहाँ शब्द देख लीजिए, एक जो शब्द है इसका संधि विच्छेद करने पर क्या मिलता है। तो जैसा कि संधि और विच्छेद को जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हमें एक ऐसा ऑप्शन मिलता है जिसमें हम कह सकते हैं कि उसे हम कि ए प्लस ए, जब हम ए और ए को जोड़ते हैं तो ए प्राप्त होता है, ये दीर्घ संधि। ध्यान रहे, इस संधि को हम दीर्घ संधि कहते हैं और ए को जोड़ेंगे तो ए मिलेगा। तो यहाँ पर जो ए की मात्रा है यानी एक, इसका कैसे हम चयन कर सकते हैं इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि शब्द है एक। अब आई की मात्रा कहाँ है, क पे, तो इसका हम क्या करेंगे, पहले एक इधर कर लेंगे और फिर एक इधर करेंगे। अब यहां हम देखते हैं कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि वृद्धि दीर्घ संधि में a प्लस a करने पर अय होता है, लेकिन यहाँ अ प्लस a करने पर अय प्रूव किया जा
यानी इसे हम कौन सा संधि कर सकते हैं? तो इसे हम वृद्धि संधि कर सकते हैं। ये वृद्धि संधि में है कि एक अ और ए को जोड़ने पर अय हो जाता है। तो जब हम इसका अ का हलंत का अ लेते हैं प्लस इस ए को जोड़ देते हैं तो ये दोनों के मिलने से अय बन जाता है, और जब इसे हम मिलाते हैं तो शब्द एक बन जाता है। तो इसलिए दोस्तों हमारा सही ऑप्शन होगा 1 जोड़ 1 यानी नंबर 2। दोस्तों कि गुण स्वर संधि की दृष्टि से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। गुण स्वर संधि 5 प्रकार के हैं, उसमें गुण स्वर संधि को हमें देखना है। और गुण स्वर संधि क्या है कि उसमें 2 स्वर वर्ण मिलके एक तीसरे स्वर वर्ण को उत्पन्न करते हैं। 2 स्वर वर्ण मिलके एक तीसरे स्वर वर्ण को उत्पन्न करते हैं। तो इसमें हमें यह देखना है कि कौन सा ऐसा जोड़ा है जो गुण स्वर संधि को नहीं संबोधित करता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि ये दोनों राजा ऋषि अ और र, यहाँ हम देखेंगे इस तरह से कि अ प्लस री बराबर अर। तीसरा इसका देखेंगे अ प्लस उ बराबर ओ। इसका देखेंगे अ प्लस ई बराबर ए। लेकिन ये जो है अ प्लस अ, सिस्टम के अनुसार अ प्लस अ बराबर आ होना चाहिए, जबकि यहाँ ओ है। सिस्टम के अनुसार होना चाहिए अ प्लस अ बराबर आ, जबकि यहाँ दिखा रहा है ओ। इसलिए ये जो है ये गुण संधि को संबोधित नहीं करता है। इसलिए हमारा सही विकल्प हो जाएगा मनोभिराम, और सही ऑप्शन हमारा है 4। अगला सवाल हमारा है देशभक्ति का समास भेद क्या है? यानी देशभक्ति, देश की भक्ति करने वाला देशभक्ति। इसका सही जवाब हमारा होगा तत्पुरुष समास। सही ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु समास किसे कहते हैं? यानी द्विगु समास वो होता है जिसका प्रथम पद, पहला पद संख्यावाचक होता है, यानी उसमें संख्या आनी चाहिए। तो इसमें से हमें दिख रहा है ये तिराहा, यानी 3 राहों वाला, इसलिए हमारा तिराहा सही होगा। ये द्विगु समास है, सही ऑप्शन हमारा 3 होगा। अगला सवाल है तुम घर जाओ, वाक्य का निषेध वाक्य क्या होगा? तो तुम घर जाओ, और निषेध का मतलब होता है नहीं, यानी नकारात्मक, निगेटिव। तो तुम घर जाओ, इसका उल्टा हो जाएगा तुम घर मत जाओ। सिंपल सा है, तो तुम घर मत जाओ, यानी 3 नंबर विकल्प हमारा सही है। अगला सवाल है उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। इस वाक्य को सरल वाक्य में किस प्रकार कहेंगे? यानी ये मिश्र वाक्य है कि उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। अब इसको सरल वाक्य में, यानी एक वाक्य बनाना है। ये इसमें 2 वाक्य हैं, उसने कहा और मैं निर्दोष हूँ, 2 वाक्य है। इसको एक वाक्य में बनाना है। तो उसने अपने आप को निर्दोष बताया, उसने अपने को निर्दोष बताया, यानी ये एक वाक्य है। इसलिए सही जवाब हमारा हो जाएगा नंबर 2। अगला सवाल रीता गाना गाती है में कौन सा वाच्य है? तो जाहिर सी बात है कि रीता गाना गाती है यानी कर्ता रीता है, तो कर्तृवाच्य हुआ। इसलिए हमारा नंबर 4 ये सही है। अगला सवाल है मोहन बाजार जाता है किस प्रकार का वाच्य है? वाक्य है। तो मोहन बाजार जाता है यानी सिंपल सा बात है, इसमें कोई और वाक्य जुड़ा हुआ है नहीं, इसलिए ये सरल वाक्य होगा, यानी नंबर 2। अगला सवाल है आगे भ्रष्टाचार को बढ़ाती है इच्छा। अब इसको हमें सही क्रम में सजाना है। तो सही क्रम को हमें छांटना होगा कि कौन सा क्रम कहाँ प्रयोग होगा। तो सबसे पहले हमें लिखना है जो सब्जेक्ट है, तो इच्छा, यानी नंबर 4।
इच्छा किस चीज़ को बढ़ाती है? तो भ्रष्टाचार को। नंबर 2 क्या करती है? तो आगे बढ़ाती है। नंबर 1 बढ़ाती है 3, यानी 4 2 1 3, ये हमारा सही विकल्प निकल रहा है। तो सही विकल्प इसमें से हमें कहाँ मिलता है? तो नंबर 4 में, 4 2 1 3, इसलिए हमारा ये विकल्प सही हो जाएगा, यानी नंबर 4। अगला सवाल है, तो इस तरह से दोस्तों मैं आपके लिए ढेर सारे सवालों के जत्थे को लेकर आता हूं आपके समक्ष, और इस तरह के कई सारे सवाल मैं आपको बताता हूं, उसके उत्तर को का परीक्षण कैसे किया जाए इसके बारे में बताता हूं। और इस तरह के बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, जिसकी कीमत मात्र 299 रुपये है, और साथ ही आपको इसके साथ दिए जाते हैं ढेर सारे मॉक टेस्ट पेपर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए इस तरह के कई सवालों के जवाबों के लिए और ऐसे ऐसे सवालों के हल के लिए। मैं वायदे के मुताबिक फिर अगली वीडियो में मिलूंगा आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।